हिमालय की बेटियां पाठ का उद्देश्य क्या है? बच्चों, इस पाठ को लेखक ने क्यों लिखना चाहा होगा? हिमालय की बेटियां पाठ के माध्यम से लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों, उनके नाम तथा उनके उद्गम स्थल और पल पल में जो परिवर्तित होने वाला रूप है, शायद उसके हमको अवगत कराना चाहा होगा। बच्चों, कुछ ही लोग जानते हैं, जो मैदानी इलाकों में रहते हैं उनको नहीं पता कि वहाँ पर क्या कुछ है, पहाड़ कैसे दिखते हैं, पहाड़ों से कैसे नदियाँ निकलती हैं, कैसे उनका आकार प्रकार बदलता है और कौन कौन सी नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं। तो लेखक इनके द्वारा यही बताना चाहता है कि कैसे वो नदियों का उद्गम होता है, वहाँ से वो वहाँ पर कैसे दिखती हैं, कैसे वो नीचे आके अपना आकार बदल लेती हैं, मैदानी इलाकों में आकर उनका कैसा स्वभाव और आकार हो जाता है, पहाड़ी स्थानों पर उनका कैसा आकार और स्वभाव होता है। इन सब से वो हम पाठकों को अवगत कराना चाहता था। साथ ही लेखक यह भी बताना चाहता है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी महानदियां हैं जो हिमालय से निकली हुई अन्य या हिमालय से जो पिघली हुई बर्फ है उससे वो आकार लेती हैं और वो स्वयं से ही महानद नहीं बन जाती। उनमें जब अनेक नदियां आकर मिलती हैं, उन नदियों के संगम से, उन नदियों के उनमें मिल जाने से वे एक महानद का आकार ले लेती हैं और अपना जो वास्तविक अस्तित्व है उस अस्तित्व को पाती हैं। अब इसी के द्वारा लेखक हमें नदियों के महत्व के बारे में बताना चाहता है कि नदियाँ कैसे कैसे हमको मिलती हैं और उनका क्या महत्व है। तो बच्चों, इस पाठ के द्वारा हमें यही सीखना है कि नदियाँ बहुत कठिनता से हमें मिलती है। अगर पहाड़ों पर बर्फ पड़नी बंद हो जाएगी तो शायद हमारे बीच में जो ये नदियाँ बह रही हैं, इन नदियों का जल हमें मिलना बंद हो जाएगा। तो हमें पहाड़ों को संरक्षित करना है, पहाड़ों के पेड़ों को संरक्षित रखना है। साथ में इन नदियों को भी उन्होंने लोक माता का दर्जा दिया है। तो जैसे हमारे लिए माता सम्मान्य होती है, ऐसे जैसे माता सम्मानित होती है, ऐसे ही ये नदियाँ भी हमारे लिए सम्मानित होनी चाहिए और हमें इन नदियों का सम्मान करना चाहिए। और इनका सम्मान हम कैसे कर सकते हैं? इनको संरक्षित करके, इनको साफ और स्वच्छ रखकर। तो शायद लेखक इस पाठ के द्वारा हमें यही सब कुछ बताना चाहता है। अगला प्रश्न है कि अभी तक मैंने दूर से देखा, ये कहने का क्या तात्पर्य है? लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो बच्चों, इस लेखक का ये कहने का तात्पर्य यह है क्योंकि वो अभी तक जब तक दूर से नदी को देखता था, पहाड़ों के बीच में से बहती हुई नदी को देखता था, तो उसे ऐसे लगता था कि वो बहुत ही शांत और गंभीर है। बच्चों, हम भी जब कोई चीज़ दूर से देखते हैं तो उसका आकार प्रकार कुछ और नज़र आता है, लेकिन जब हम पास से देखते हैं उसको तो उसका आकार प्रकार कुछ और ही होता है, उसका व्यवहार कुछ और ही होता है। तो कहते हैं कि जब वो दूर से देखता है तो उसे बहुत ही शांत और गंभीर दिखाई दे रही थी, लेकिन जब वो उसके पास पहुंचा, जब वो हिमालय दर्शन के लिए गया और वहां जाकर उसने नदियों को देखा, क्योंकि वहां की जो नदियां हैं वो अपने साथ पहाड़ी पत्थर अपने साथ बहा के लाती है और उन पत्थरों से टकराने के कारण उनका वेग बढ़ जाती है, उनकी तेजी बढ़ जाती है, उनका बहाव बढ़ जाता है। तो देखता है कि वहाँ पर जो वो नदियाँ निकल रही हैं वहाँ से वो अलग ही सुंदरता लिए हुए हैं, बहुत ही मनोरम और बहुत ही आकर्षक है। पहाड़ों पर जो नदियाँ उनको दिखाई देती हैं वे बहुत ही चंचल हैं, जबकि जो मैदानी इलाकों में है वो बहुत ही शांत और गंभीर है। तो वो यही बताना चाहता है कि जब उसने उनको पास से देखा तो उनका उसको आकार प्रकार कुछ और ही देखा। आज तक उसने दूर से देखा था, दूर से जो आकार देखता था उसके उलट आकार उसे उसके पास पहुंचकर देखने में मिला। अगला प्रश्न है, हिमालय से निकलने वाली नदियां लेखक को कैसी प्रतीत होती है? बच्चों, हिमालय से निकलने वाली नदियां लेखक को पुत्रियों की तरह प्रतीत होती है। उसे ऐसा लगता है कि हिमालय की बेटियां हैं और हिमालय उनका पिता है, जो वहां से उछलती कूदती खिलखिलाती हंसती हुई और अनेक तरह की भाव भंगिमाएं बनाते हुए आगे बढ़ती जा रही है। उसने उनको अल्लड़ बालाओं का नाम दिया। अल्लड़ बालाएं भी होती जिनको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, उनको समाज से कोई मतलब नहीं होता, वो बहुत नादान होती हैं और अपने आप में ही खुश। उन्हें किसी से क्या कोई उनके बारे में सोच रहा है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कहते जो नदियां हैं, पहाड़ से निकलने वाली नदियां बहुत ही चंचल और शोक हैं, अपनी चंचलता में डूबी हुई हैं। मान लो वे नाचती गाती नीचे की ओर आ रही है। वहाँ पर जब हम देखते हैं कि पहाड़ों से जब नदियाँ निकलती हैं, चट्टानों से टकराने के कारण उनमें शोर भी उत्पन्न होता है। तो लेखक को लगता है कि वो नाचती गाती हुई आगे बढ़ती जा रही हैं और वे अल्हड़ बालाएं हैं, जैसे कि पहाड़ की बालाएं हैं जिनको
दुनियादारी से मतलब नहीं है, उनको बाहर की दुनिया, उन्होंने शहरी जीवन जिन्होंने नहीं देखा, वो बिल्कुल शांत और अपने आप में जीने वाली हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ये वैसी ही बालाएं हैं। अगला प्रश्न, हिमालय और समुद्र का रिश्ता लेखक ने ससुर और दामाद का क्यों बताया? बच्चों, वास्तविकता यही है कि जो पिता होता है अपनी बेटियों का हाथ दामाद के हाथ में देता है। विवाह होता है, विवाह के समय पे पाणी ग्रहण संस्कार के समय अपनी बेटी का हाथ वो अपने दामाद के हाथ में दे देता है। तो इस लेख में, इस निबंध में लेखक ने हिमालय को पिता माना है, उसकी कन्याएं गंगा यमुना आदि जो उसकी जितनी भी नदियों का वहाँ से उद्गम हो रहा है उन सबको उसने उसकी बेटियां माना है। वो बेटियां जाके सागर में मिलती हैं, समुद्र में जाकर मिलती हैं। तो लेखक ने कहा कि जो अंतिम, जब जो कन्याएं होती हैं, जो बेटियां होते हैं, उनका सही क्या है, उनका विवाह होता है। विवाह होने पर पिता उनका पाणी ग्रहण संस्कार के समय उसका हाथ दामाद के हाथ में दे देता है। तो कहते हैं उन नदियों का भी गंतव्य जो है मानो विवाह ही हो, और उनका विवाह किसके साथ हो रहा है? उनका विवाह समुद्र के साथ हो रहा है। तो जब समुद्र के साथ हिमालय की बेटियों का विवाह हो रहा है तो समुद्र हिमालय का दामाद बन गया, और जब समुद्र दामाद है तो हिमालय खुद ब खुद उसका ससुर बन गया। तो हिमालय उनका ससुर, समुद्र दामाद, और बेटियां जो है समुद्र की पत्नी और हिमालय की बेटियां। अगला प्रश्न है, लेखक को नदियों का सबसे सुंदर कौन सा रूप प्रभावित करता है? सबसे ज्यादा कौन सा रूप प्रभावित करता है? लेखक ने नदियों के अनेक रूपों का वर्णन किया है। लेखक ने कहा है कि हिमालय की जो बेटियां हैं उसको वो बेटियों के रूप में भी देखता है, जबकि किसी ने उनको लोक माता का दर्जा दिया है, कवि कालिदास ने उनको प्रेयसी के रूप में माना है। तो वो कहता है कि जो उनकी बेटियों का रूप है वो बहुत ही आकर्षक है। लेखक ने लेख ही इसी आधार पर लिखा है कि हिमालय की बेटियां, तो उसको बेटियों वाला रूप आकर्षक लगता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आकर्षक उसको बहन का रूप लगता है, क्योंकि जब वो तिब्बत में था तो उसे बहन, उसके मन से बहन की भावना उसके प्रति प्रकट हुई। सतलुज को उसने बहन माना और वो बैठा बैठा गुनगुनाने लगा, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। तो हम कह सकते हैं कि लेखक को, उन्होंने पाठ तो लिखा है हिमालय की बेटियां, लेकिन हिमालय की बेटियां कहने से ज़्यादा अच्छा उसे उन्हें बहन कहना शायद अच्छा लगा। उसको ये वाला रूप उसको ज़्यादा प्रभावित करता है। बच्चों, अब हम पाठ में आए, जो पाठ में अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्न उत्तर हैं उनके उत्तर जानेंगे। पहला प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन किन रूपों में देखते हैं? ऐसा ही प्रश्न भी हमने किया। इसको दूसरे प्रकार से अब देखेंगे कि नदियों को माँ मानने की परंपरा बहुत पुरानी है। बच्चों, आप जानते हैं कि गंगा को हम माँ के नाम से ही शुरू से ही बोलते हैं कि गंगा हमारी माँ है, लेकिन नागार्जुन ने उन्हें बेटी, प्रेयसी और बहन के रूप में भी देखा है। जैसा कि उन्होंने बताया कि कालिदास ने उसको प्रेयसी के रूप में कहा है, लेखक ने खुद से उन्हें बेटी के रूप में कहा है, और बाद में जब वो तिब्बत में थे उन्होंने उसको बहन के रूप में देखा, जबकि काका कालेलकर ने उन्हें माता के रूप में कहा है। अगला प्रश्न, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई है? बच्चों, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो दो महानद हैं, महानद कैसे हैं? क्योंकि इनमें अनेक नदियों का विलय हुआ है, अनेक नदियों का समागम हुआ है। अलग अलग जलधाराओं के रूप में अलग अलग नदी भारत के अलग अलग हिस्से से बहती हुई आती है और आकर इन दो महानदों में मिल जाती हैं। एक उत्तर की तरफ तो एक पूरब की तरफ, दोनों में आके नदियों का समागम हो जाता है। तो उसने कहा, उसने अलग अलग इनकी ये विशेषता बताई कि ये नद के रूप में है, जबकि नदियाँ स्त्रीलिंग रूप में जानी जाती हैं। लेकिन सतलुज और ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो ऐसी नदियाँ हैं जिनको नद माना गया है। नद जो है पुल्लिंग रूप है, तो सबसे बड़ी विशेषता तो यही हुई कि इन दोनों को पुल्लिंग के रूप में माना गया है। दूसरा, वो ये कहता है कि हिमालय से निकली हुई नदियों के जो उसका हिमालय के दिल से पिघले हुए जल से इनका अस्तित्व है, और ये और नदियों के हिसाब से बहुत ही विराट और विशाल है। और इनकी विराट और विशालता का कारण तो यही है
कि इन्होंने जितनी भी नदियां हैं उन सबको अपने अंदर समेट लिया है। साथ ही लेखक कहता है कि इनका रूप बहुत ही लुभावना है और जो ये सौभाग्यशाली जो पर्वत है और ये जो समुद्र है, ये दोनों बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो आपस में इन दोनों को मिलाने का काम ये महानद करते हैं। इन दोनों बेटियों का हाथ थामने के लिए वो कहता है कि इन दोनों ने ही इन दोनों को आपस में मिलाने का श्रेय इन दो महानदों को ही जाता है। अगला प्रश्न है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? बच्चों, लोक जैसे माता हमारी सेवा शुश्रूषा करती है, हमारे सुख दुख का ध्यान रखती है, हमारे खान पीन का ध्यान रखती है, उसी प्रकार से जो नदियां हैं, नदियां भी हमारा पोषण करती है। अगर नदियां ना हो तो हमारा जीवन बहुत ही कठिन हो जाएगा। नदियों के जल से ही खेती का सिंचन होता है, नदियों का जल ही हमारे पीने के लिए काम आता है। अनेक प्रकार से हम नदियों के जल का प्रयोग करते हैं। अगर ये ना हो तो हमारा जीवन कठिन हो जाएगा। तो नदियां हमें जल प्रदान करके साथ ही जीवन प्रदान करती हैं। यही कारण है कि आज नहीं, युगों युगों से ये नदियां जो हैं पूजनीय है, क्योंकि नदी मनुष्य के कल्याणकारी है, मनुष्य के लिए फायदेमंद है। आप देखते हैं कि जब बाढ़ का समय होता है, बाढ़ के समय जब पहाड़ों से जो नदियां आती हैं वो अपने साथ उर्वरक मिट्टी लाती है, उपजाऊ मिट्टी लाती है और ये जो मैदानी इलाके इन पे वो मिट्टी छोड़ देती है, जिससे वो मिट्टी वहाँ की उपजाऊ हो जाती है और वहाँ पर अच्छा अनाज उत्पन्न होता है। तो वो बाढ़ के साथ भी हमारा परोपकार ही करती है, क्योंकि वहाँ से वहाँ के जो मैदान है, जबकि हम देखते हैं कि जो ऊपर की सतह वो बारिश के पानी से बह जाती है, लेकिन फिर से ये नदियाँ जो है वहाँ पर ऊपर की मिट्टी छोड़ जाती हैं जो बहुत ही उपजाऊ होती है। अब आज के जो आधुनिकीकरण के कारण आज जो युग इतना बदल गया है, उस समय हम पानी का, जो नदियों का पानी है, इसको हम विभिन्न प्रकार से प्रयोग में लाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अनेक प्रकार की पन बिजली परियोजनाएं इन नदियों पर ही चल रही है। नदियों पर हम बांध बांध रहे हैं, बांध कर हम इन पे खेतों में सिंचाई कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त बिजली जो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यक ज़रूरत है, इसको पूरा करने के लिए हमारी नदियाँ बहुत सहायक हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बिजली जो हमें पन बिजली के द्वारा मिल रही है, तो ये भी लोक माता, इसीलिए लोक माता कहलाती है, क्योंकि जैसे माता हमारे बारे में सोचती है, जैसे हमें माता से अनेक प्रकार का सहारा प्राप्त होता है, ऐसा ही सहारा इन नदियों से प्राप्त होता है। इतना होने पर भी नदियां जो है, कल कारखानों से निकलने वाला जो दूषित मल है हम नदियों में प्रवाहित कर रहे हैं। लोगों के द्वारा कपड़े धोना, पशुओं को वहाँ पर चराना, कूड़ा करकट सब कुछ इसमें फेंक दिया जाता है। उसके बाद भी ये हमारे लिए बुरा नहीं सोचती है, हमारा भला ही करती है, अपने साथ उस कचरे को समेट कर अपने साथ ले जाती है। जैसे माता खुद दुख सहकर बच्चे को सुखी रखती है, खुद गीले में सोकर बच्चे को सूखे में रखती है, उसी प्रकार ये नदियाँ भी सारा कष्ट खुद सहकर हमें जीवन दे रही हैं, हमारे जीवन को बनाए रख रही हैं, अपना स्वच्छ जल हमें दे रही हैं। तो काका कालेलकर ने इसीलिए शायद इन नदियों को लोक माता की संज्ञा दी होगी। अगला प्रश्न है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की यात्रा के दौरान लेखक ने नदियों की, झरनों की, हिमालय की बर्फीली चोटियों की, गगनचुंबी पर्वतों की, सागर और महासागरों की भूरी भूरी प्रशंसा की है, अर्थात इन सब की उन्होंने बहुत तारीफ की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नदियों को लोक माता कहा है और उन्होंने कहा कि जो नदियां हैं इन्हें सभ्रांत महिला का दर्जा दिया नदियों को, कि ये शिष्ट महिलाओं की तरह बहती हैं। और साथ ही उन्होंने इनको चंचल और अल्हड़, इन्हीं नदियों को उन्होंने चंचल और अल्हड़ भी कहा है। अब कहानी से आगे, लेख से आगे, प्रश्न पहला है, नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं। इन कविताओं को चयन करके आपको उनका वर्णन करना है। तो बच्चों, ये सब कुछ के लिए आपको आज के समय में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, तो आप इंटरनेट से आप ये सब कुछ देख सकते हैं और इन लेखकों की पुस्तकें आप अवश्य पढ़ें। अगला प्रश्न है, गोपाल सिंह नेगी की कविता हिमालय और हम, रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय और जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन में, ये आपको पढ़ना है और आपस में तुलना करना है। ये सब भी आपको इंटरनेट से आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। No more spending your energy and money on coaching classes.
or missing classes for rain, for rally, and any other nonsense. Subjects covered by multiple teachers with repeat telecasts. Doubts, concepts, applications, no problem. All explained through great and significant animation. So sit back comfortably in your home and watch Study Spectrum TV channel. अगला प्रश्न है, यह लेख सन 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए? बच्चों, सन 1947 से लेकर कुछ दशकों तक तो नदियां बहुत ही निर्मल, कांतिमान और आरोग्यता प्रदान करने वाली थी, किंतु जनसंख्या वृद्धि के कारण, औद्योगिक क्रांति के कारण और अनेक प्रशासकीय उपेक्षाओं के कारण इसके औषधीय गुण समाप्त हो गए। कारण क्या है कि इसमें जब हमने औद्योगिक क्रांति के कारण नदी के किनारे हमने अनेक कारखाने स्थापित कर लिए, इन कारखानों से निकलने वाला मल जो है वो हम इसी में प्रभावित कर रहे हैं। तो इससे जो अनेक प्रकार के रसायन आ रहे हैं, तो जो उससे उसकी जो निरोग्यता की जो शक्ति थी वो खत्म हो रही है। इसके अपने आप में हम कहते हैं कि जो गंगा का जल, आज भी हम ऐसा मानते हैं कि गंगा का जल अगर बरसों भी हम किसी बोतल में भर कर रख दें, उस पानी में कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो उसमें अपने आप से ऐसे गुण हैं, लेकिन आज हमने इतने विषाक्त पदार्थ उसमें डाल दिए हैं कि वो पानी पीने योग्य नहीं रहा और वो निरोग्यता प्रदान करने वाला नहीं रहा। अभी जगह जगह अब हमने क्या किया है, पनबिजली परियोजनाएं बना दी है। पनबिजली परियोजनाओं से क्या हुआ है कि जो पानी है, नदियों का पानी का बहाव कम हो गया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है उनमें जो बनाई हुई सुरंगें हैं उनमें अंदर चला गया है। इससे पानी का प्रवाह कम होता जा रहा है और प्रदूषण भी साथ साथ बढ़ता जा रहा है, और ये सब कुछ हम मानव के लिए हितकारी नहीं है, फायदेमंद नहीं है। तो बच्चों, हमें सोचना है, इस ओर हमें काम करना है, और जहाँ तक हो सके हमें नदियों की स्वच्छता को बनाए रखना है। अगला प्रश्न है, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछे कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। बच्चों, हम पढ़ते हैं, पुराणों में भी हमने इसका जिक्र पढ़ा है कि पुराने समय से ही जो ऋषि मुनि हैं, जो हमारे देवता लोग हैं, हम कहते हैं उन्होंने हिमालय पर निवास किया और हिमालय पे तपस्या की। वे अक्सर उनका जो रहना सहना है वो सब कुछ हिमालय पे था। तो निरंतर पूजा पाठ वे लोग वहाँ करते रहे, तपस्या अर्चना करते रहे। इसीलिए उन लोगों के निवास के कारण, देवताओं के निवास के कारण उन्होंने हिमालय को देवात्मा कहा है। अगला प्रश्न, अनुमान और कल्पना। बच्चों, अब हमें पाठ में से दिया गया है, इसमें अनुमान और कल्पना, इसमें ज़्यादा आपको खुद से कल्पना करके लिखना है, आपको अनुमान लगाना है और उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटी कहा है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, इसके लिए आपको जानकारी प्राप्त करनी है और आपको अपने सुझाव देने हैं। लेखक ने नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है, ये वास्तव में बिल्कुल सही ही कहा है। क्यों? क्योंकि उनका उद्गम हिमालय से ही हुआ है, तो ये हिमालय की बेटियां ही कहलाएंगी। हम भी आज वर्तमान में हम भी इसको हिमालय की बेटियां ही कहना चाहेंगे। आज अनेक काम हो रहे हैं जो नदियों के बचाव के लिए, नदियों के संरक्षण के लिए लगातार चल रहे हैं। नदियों के जल को प्रदूषण से बचाने के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। नदी का समय समय पर नदियों की सफाई अभियान चल रहा है। बहाव को सही दिशा देने का काम करना जरूरी है। अधिक नहरें न निकालें, इससे नदियों का बचाव किया जा सकता है। जल का कटाव रोकना होगा। इनमें से कुछ कार्यक्रम आज भी जारी हैं, जैसे नदियों की सफाई, गंगा का सफाई अभियान पिछले 2 दशक से, पिछले 20 सालों से लगभग उसका काम चल रहा है। लेकिन जहां हमारे मन से जब हम काम नहीं करते तो वो काम हमारा पूरा नहीं हो पा रहा। पैसा सरकार दे रही है, सरकार आगे के आगे बढ़ा रही है, लेकिन जितना प्रयास हमारा होना चाहिए शायद उस प्रयास में कमी है, जिसके कारण नदी साफ नहीं हो पा रही है, संरक्षित नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ हमें नदियों के किनारे पे पुश्ते बांधते जाना चाहिए। अगर उसके किनारे में हम पुश्ते बांधेंगे तो नदी का कटाव जो जमीन की तरफ है, भूमि की तरफ का कटाव रुक जाएगा। जो पानी बरसात के समय बाढ़ के रूप में जो खेतों में घुस जाता है, जो शहरी इलाकों में या
रिहायशी इलाकों में भर जाता है वो पानी शायद नहीं बढ़ेगा। अगर हम उसके तटबंधों पर बांध बना देंगे, दीवारें बना देंगे, तो पानी के कटाव को हम, भूमि के कटाव को हम रोक सकते हैं। साथ ही उसमें से हमें नहरें ज़्यादा से ज़्यादा नहीं निकालनी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नहरें निकालने से नदी का बहाव कहीं पे बढ़ जाएगा और कहीं पर बहुत कम हो जाएगा। बच्चों, इससे और अधिक जानकारी के लिए आप फिर से इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए। इस विषय में आपको कम से कम 20 पंक्तियां लिखनी है। तो बच्चों देखिए, इसके लिए हम आपको संकेत बिंदु दे सकते हैं, जैसे जल प्राप्ति। नदियों से हमें सबसे ज़्यादा जल प्राप्त होता है। नदियाँ, कुछ नदियाँ बरसाती नदी होती हैं, तो जिसमें बारिश का पानी एकत्रित होकर हमें मिलता है। कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो साल भर में बर्फ़ का पानी जिनमें पिघल कर आता है और वो पूरे साल भर बहती रहती हैं। तो नदियों से हमें जल प्राप्त होता है। इन जलों का, अगर मान लो बरसाती नदी भी है और हम इसके पानी का संरक्षण करें, इस पानी को हम रोकना शुरू करें, थोड़ी थोड़ी दूर पे हम ऐसे बांध बनाएं जो हमें आवश्यकता के समय जिससे हम पानी मिल सके, तो हम ये काम कर सकते हैं। बांध बनाएंगे, बांध बनाने से हमें जहाँ एक ओर सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, वहीं दूसरी ओर हमें बिजली बनाने के लिए भी पानी का जो है हम प्रयोग कर सकते हैं। बिजली बनेगी तो हमारे उद्योग धंधे बढ़ेंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसके बाद अगर नदियां हैं तो नदियों से वर्षा में सहायक होती है। वर्षा में सहायक कैसे हैं? पानी आपका, जैसे कि आप पढ़ते हैं, आपने जल चक्र पढ़ा है कि पानी यहाँ से उड़ के जाएगा, ऊपर जाएगा, बाष्प जो है बादलों में ठंडा होगा और फिर से वो बारिश के रूप में हमें पुनः मिलेगा। तो नदियाँ, अगर नदियों में जल होगा तो ही पानी वाष्प बन के उड़ेगा। नदियाँ अगर सूखी होंगी तो पानी कहाँ से उड़ेगा? सिंचाई के लिए हमारे काम आती है। अगर नदियों में पानी है तो हम अपने खेतों को सींच सकते हैं, खेतों की सिंचाई करेंगे। खेतों की सिंचाई से अन्न उपजेगा तो हमें ही खाने के लिए अनाज मिलेगा। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि खेतों में अनाज नहीं होगा, हमारे पास पैसा होगा लेकिन हम अनाज नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि बाजार में ही अनाज नहीं होगा तो हम खरीदेंगे क्या? दूसरा, आवागमन के साधन। नदियाँ जो है हमारे आवागमन का साधन भी बन सकती है। हम नाव के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। तट को हम उसको नाव के द्वारा पार कर सकते हैं, एक जगह से हम दूसरी जगह उससे जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नदियाँ जो है हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। नदियों का संरक्षण हमें करना है, नदियों को साफ और स्वच्छ हमें रखना है। ये हमारी संस्कृति की पहचान है और हमें इन्हें दूषित नहीं करना है। भाषा की बात। प्रश्न 1, अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। अगला प्रश्न है भाषा की बात। प्रश्न 1, अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। जैसे उदाहरण आपको दिया गया है। पहला उदाहरण है, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती हैं। दूसरा उदाहरण है, माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकी लगाया करता था। अन्य पाठों से ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में भी लिखिए। तो बच्चों, हमने अभी कुछ पाठ हम पढ़ चुके हैं, कुछ पाठ हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो हम उनमें से कुछ वाक्य हमने चुने हैं। पहला वाक्य है, दादी माँ शाप भ्रष्टी देवी लगी। तो ये हमने दादी माँ पाठ से लिया है। अगला वाक्य है, सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। ये पंक्ति हमने खिलौने वाले पाठ से ली है। अगली पंक्ति, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। यह पंक्ति भी खिलौने वाले पाठ से ली गई है। अगली पंक्ति है, संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। ये चिड़िया की बच्ची पाठ से लिया गया है। अगली पंक्ति देखिए, मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर वह जब नाच उठता था तब उस नृत्य में एक सहजात और ताल रहती थी। यह हमने नीलकंठ पाठ से लिया है। अगला प्रश्न,
प्रश्न 2, निर्जीव पशुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानो जीवंत हो उठती हैं। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे ही प्रयोग किए हैं। तो हमने देखा था कि इस पाठ में लेखक ने पहाड़ को ही पिता का नाम दे दिया था। हम देखते हैं, पहला वाक्य है, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और ही रूप में सामने थी। दूसरा वाक्य है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। अब प्रश्न है, पाठ से इसी तरह के अन्य उदाहरण ढूंढिए। तो पहला उदाहरण है, संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती थी। जब उसने शुरू में बताया कि नदियाँ कैसी दिखाई देती थी, नदियाँ जो पहाड़ों की नदियाँ जो है उनको पहले ऐसा लगता था कि वे कोई शांत और सौम्य गंभीर नारियाँ हैं, महिलाएं हैं। तो पहला वाक्य हुआ, संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती थी। दूसरा वाक्य, उनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर हंस जाना, इनकी भावभंगी, इस तरह का उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। तीसरा वाक्य, पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त हो जाता है तो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। अगला वाक्य, जब बूढ़ा हिमालय अब इनकी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। अगला वाक्य, हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। प्रश्न 3, पिछली कक्षाओं में आपने विशेषण और उनके भेदों का परिचय प्राप्त किया है। नीचे कुछ विशेषण दिए गए हैं और कुछ विशेष्य दिए गए हैं, आपको उनका मिलान करना है। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। अक्सर विशेष्य जो है वो संज्ञा शब्द हैं। तो आपके सामने कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि संभ्रांत। संभ्रांत हमने पाठ में पढ़ा था, संभ्रांत महिला, महिला की विशेषता संभ्रांत कह के बताई गई थी। चंचल, चंचल, नदियों को चंचल कहा गया था, तो नदियों, चंचल नदियाँ। समतल, आंगन, मैदान के लिए आता है जहाँ पे बिल्कुल सब कुछ तल एक जैसा हो, एक सार हो, समतल आंगन। घना, जंगल। मूसलाधार, वर्षा। प्रश्न अगला है, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है, जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम में लिखिए। वर्णमाला क्रम में शब्दकोश की शैली में आपको इन्हें लिखना है। तो पहला शब्द है छोटी बड़ी। अब इसको हम विग्रह इस प्रकार से कर सकते हैं, छोटी और बड़ी। दूसरा है भाव भंगी, भाव और भंगिमा या भाव और भंगी। तीसरा शब्द है माँ बाप, माँ और बाप। अगला प्रश्न है, नदी को उल्टा लिखने से दीन हो जाता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द ढूंढिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए। जैसे नदी का दीन, दीन होने पर वो भाववाचक संज्ञा हो जाता है। तो हम इसका उत्तर ढूंढेंगे। पहला शब्द है याद। याद को अगर हम उल्टा करेंगे तो वो दया बन जाएगा, और दया, दया हमारी भावना को प्रकट कर रहा है, अतः ये भाववाचक संज्ञा है। अगला शब्द है मरा। मरा से राम शब्द बनेगा। राम किसी व्यक्ति का नाम है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, इसलिए यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला शब्द है भला। भला से लाभ, लाभ फायदे के लिए हमारी भावना पता चल रही है, अतः यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला शब्द लेते हैं राही। राही का मतलब होता है पथिक या यात्री। राही से बन जाएगा हीरा। हीरा द्रव्यवाचक संज्ञा है। हम इसको जातिवाचक संज्ञा का एक भेद भी मान सकते हैं, या फिर अलग से भी हम इसको द्रव्यवाचक संज्ञा कह सकते हैं। नशा। नशा किसी चीज का नशा करना। नशा से बनेगा शान। शान, फिर यहाँ पर आपकी एक भावना पता चल रही है, जहाँ भाव का पता चलता है वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है, अतः ये भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न 6, समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप भी बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप है वेत्रवती। इसी तरह आपको बच्चों कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके नाम आपको ढूंढकर लिखने हैं। जैसे कि पुराने समय में शत्रुज को किसी और नाम से जानते थे, आज किसी और नाम से जानते हैं।
सतलुज पहले हम इसको शतद्रुम कहते थे। रोपड़ आज रोपड़ कहते हैं, लेकिन पुराने समय में इसे रूपनगर कहते थे। ये आपका पंजाब में है। झेलम आज झेलम कहते हैं, पुराने समय में इसे हम वितस्ता नदी कहते थे। चिनाब पुराने समय की विपाशा है। अजमेर कुछ समय पूर्व तक अजमेर को अजमेरू कहा जाता था। बनारस को कुछ समय पूर्व तक वाराणसी या फिर काशी कहा जाता था। आज भी हम देखते हैं कि हमने कुछ राज्यों के नाम अभी बदले हैं, जैसे बम्बई, जिसको पहले बम्बई कहा जाता था, आज उसे मुंबई कहते हैं। कलकत्ता को आज हम कोलकाता कहते हैं। इसी तरह मद्रास को हम चेन्नई कह रहे हैं। बंगलौर को हम बंगलुरु कह रहे हैं। बच्चों, अगर किसी और राज्य का नाम अभी हाल ही में बदला गया है, उसका नाम आपको पता करना है और अपनी जानकारी बढ़ानी है। अगला प्रश्न है, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। उपरोक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की ओर अगर हम ध्यान देंगे तो ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, अर्थात कि शायद ही किसी के बात में ख्याल है, मतलब कि किसी को इस बात का ख्याल नहीं आएगा। इसलिए ही वाले वाक्य में कई बात को ऐसे भी कह सकते हैं, उनके ख्याल में शायद यह बात न आ सके। इसी प्रकार से नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते, जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। दोनों प्रकार के वाक्यों में समान तीन उदाहरण आपको सोचने हैं और उन्हें लिखना है ताकि उनका विश्लेषण किया जा सके। पहले ही का प्रयोग करेंगे हम, जिसमें नकारात्मक अर्थ दे रहा है, जैसे वे शायद ही सोच पाएं कि मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, मतलब वे ये नहीं सोच पाएंगे कि मैं आपके साथ आऊँगा। अगला वाक्य, उन्होंने शायद ही जाना होगा कि मैं बीमार हूँ, अर्थात उन्हें यह नहीं पता, शायद ही पता होगा कि मतलब उनको वास्तव में ये पता भी नहीं होगा कि मैं बीमार हूँ। अगला वाक्य है, राम शायद ही सीख पाए कि गरीबों की सेवा करना ही मानव धर्म है, मतलब मानव मुश्किल से सीख पाएगा, मतलब कि राम है वो सीख ही नहीं पाएगा कि गरीबों की सेवा करना ही मानव का धर्म है। तो ये आपका नकारात्मक अर्थ दे रहा है कि वो ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। शायद लगाने से उसमें अभी आपकी संभावना ये बढ़ गई है कि उन्हें नहीं पता चलेगा। दूसरे वाक्य देखेंगे हम, रमा के स्वभाव को कौन नहीं जानता। यहाँ पे हमने नहीं का प्रयोग किया है, लेकिन ये वाक्य नकारात्मक अर्थ नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि रमा के स्वभाव को हर कोई जानता है। दूसरा वाक्य, दुशासन की चालें किसने नहीं जानी, अर्थात दुशासन की चालें हर कोई जान चुका था, हर किसी को दुशासन की चाल पता थी। अगला वाक्य, विभीषण की करतूत कौन नहीं जानता, अर्थात विभीषण की करतूत से हर कोई वाकिफ है, हर किसी को विभीषण के बारे में पता था। तो बच्चों, आज हमने पाठ पढ़ा हिमालय की बेटियां। आशा है आप सबको समझ आया होगा और साथ ही आपने नदियों के महत्व को जाना, महत्व को पहचाना। अब खाली पाठ को पढ़कर भुलाने के लिए नहीं है, पाठ पढ़कर उसे आपको आत्मसात करना आवश्यक है। नदियों के महत्व को समझकर नदियों के लिए कुछ करना जरूरी है। तो आपको ये प्रण लेना है कि हम नदियों को साफ सुथरा रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, उसमें गंदगी नहीं डालेंगे और जहाँ तक हो सके प्रयास यही करेंगे कि हम औरों को भी नदियों की स्वच्छता के बारे में सिखाएं, उनको भी इसके बारे में बताएं। तो देखते रहिए स्टडी स्पेक्ट्रम टीवी चैनल। धन्यवाद।